जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं सपा नेता इरफान सोलंकी, शरारती तत्व, एक जिहादी और एक पूरा परिवार। इन सभी का आज सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात सपा नेता इरफान सोलंकी की, जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी के साथ 5 आगजनी मामले में दोषी करार दिए गए हैं। इसमें विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, इजराइल आटेवाला और मोहम्मद शरीफ को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। यह फैसला अपर जिला जज सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने सुनाया। कोर्ट इस मामले में 7 जून को सजा सुनाएगी। दोषी ठहराए गए सपा विधायक महाराजगंज जेल में बंद है। उन्हें कानपुर कोर्ट नहीं लाया गया था। पिछली 9 तारीखों से फैसला टल रहा था। हालांकि विधायक के भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, शरीफ और इजराइल आटे वाले कोर्ट में मौजूद रहे। दरअसल नजीर फातिमा की ओर से 8 नवंबर 2022 को जजमाऊ थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें विधायक के साथ कुल 12 लोग अभियुक्त बनाए गए थे, आरोपी बनाए गए थे। महिला ने इस सभी पर अपना घर जलाने का आरोप लगाया था। दरअसल जजमाऊ थाना क्षेत्र में नजीर फातिमा के प्लॉट में बनी झोपड़ी में 7 नवंबर 2022 को आगजनी की घटना हुई थी। नजीर फातिमा ने आरोप लगाया था कि विधायक ने प्लॉट पर कब्जे के लिए आगजनी को अंजाम दिया था। इस मामले में जजमाऊ थाने में विधायक और उसके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई, मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने केस दर्ज किया। फातिमा का आरोप था कि 7 नवंबर 2022 को वो परिवार के साथ एक शादी में गई थी। ऐसे में मौका पाकर समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान और अन्य ने मिलकर उसके प्लॉट पर कब्जे की नीयत से झोपड़ी में आग लगा दी, जिसमें उसकी पूरी गृहस्थी जलकर खाक हो गई। इस मामले में आईपीसी की धारा 147, 436, 506, 327, 427, 386, 504, 106 बी के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले में इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद है, जबकि उसका भाई रिजवान, शरीफ, शौकत और इजराइल आटावाला कानपुर जेल में बंद है। फिलहाल शरीफ जमानत पर जेल से बाहर है। इस मामले का ट्रायल मार्च महीने से ही पूरा कर लिया गया है। 14 मार्च को मामले में फैसला आना था, मगर किसी न किसी वजह से इसमें देरी होती गई। सोमवार को इरफान सोलंकी और साथियों को कोर्ट में पेश किया गया। अब 7 जून को इनकी सजा पर बहस होगी। अगली खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां देश में लोकतंत्र चुनाव की मतगणना चल रही है। रुझान आने शुरू हो गए हैं। इस दौरान लखनऊ में रामाबाई अंबेडकर मतगणना स्थल के बाहर भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद जमकर लात घूंसे चल गए। लखनऊ में रामाबाई अंबेडकर मतगणना स्थल के पास बाहर जमकर हंगामा हो गया। यहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट शुरू हो गई थी। सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। इस हंगामे में सपा के एक कार्यकर्ता का सिर भी फट गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों पक्षों को अलग किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में चुनाव के रुझान को लेकर बहसबाजी शुरू हुई थी, जो बढ़ते बढ़ते एक बड़े विवाद में तब्दील हो गई। इसी वजह से लड़ाई और हाथापाई होने लगी। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर लात घूंसे चलाए। इसी वजह से भीड़ के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि मारपीट में सपा कार्यकर्ता का सर फूटा है, जिसे सपा कार्यकर्ता में रोष है, गुस्सा है। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, तब जाकर मामला शांत हुआ। अगली खबर में बात एक जिहादी की, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दानिश खान नाम के एक नौकर द्वारा अपने हिंदू मालिक की बेटी से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दानिश ने पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाकर उससे ब्लैकमेल किया और पैसों की उगाही भी की। पुलिस ने इस मामले में 31 मई 2024 को एफआईआर दर्ज कर ली थी और अब आरोपी दानिश खान को 2 जून को गिरफ्तार कर लिया गया है, धर दबोचा गया है। यह मामला लखनऊ के पूर्वी जोन में आने वाले थाना क्षेत्र पीजीआई का है। 31 मई को हिंदू परिवार की पीड़िता ने पुलिस में तहरीर दी थी। तहरीर में महिला ने बताया कि उसका पति लोहे के सामान की वेल्डिंग आदि का कारोबार करता है। अपने काम में सहयोग के लिए उसके पति ने अयोध्या निवासी दानिश खान को साथ रखा था। दानिश पीड़िता के
मकान के ही बाहरी हिस्से में रहता था। घटना के दिन महिला का परिवार रिश्तेदारी में गया हुआ था। घर में सिर्फ महिला की बेटी थी। वो बीएससी की छात्रा है। छात्रा को अकेला पाकर दानिश ने चोरी छिपे आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसके साथ गलत काम किया। इसी दौरान उसने पीड़िता की अश्लील वीडियो भी बनाई और उसे दिखाकर ब्लैकमेल करने लगा। दानिश ने वीडियो का वायरल करने की धमकी देकर छात्रा से कई बार दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, दानिश ने छात्रा से पैसे भी मांगे। डर की वजह से लड़की ने दानिश को घर में रखे 23,000 रुपए तक दे दिए। परिवार जब वापस लौटा तो घर में रखे पैसे को खोजने लगा। पैसे नहीं मिलने पर महिला ने अपनी बेटी से इसके बारे में पूछा। आखिरकार छात्रा ने दानिश की सारी करतूत बता दी। बदनामी को देखते हुए महिला ने बेटी से इस घटना को भूल जाने के लिए कहा। इसके साथ ही महिला ने अपनी बेटी को दानिश खान से दूर रहने की हिदायत दी। छात्रा ने ऐसा ही किया। इससे नाराज दानिश खान ने फिर से पीड़िता को कॉल करके पैसे मांगे। मना करने पर दानिश ने उसने सारे आपत्तिजनक फोटो और वीडियो पीड़िता के तमाम रिश्तेदारों को भेज दिए। अपनी बदनामी से आहत होकर छात्रा ने 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की है। आखिरकार पीड़िता की मां ने दानिश खान के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी। पहले मुकदमा आईपीसी की धारा 376, 384 और 506 के तहत दर्ज हुआ था। बाद में जांच के दौरान केस में आईटी एक्ट की बढ़ोतरी की गई। दानिश खान की गिरफ्तारी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी तलाश में जुट गई और जगह जगह दबिश देने लगी। आखिरकार पुलिस को 2 जून 2024 रविवार को उसकी लोकेशन की सटीक जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने दानिश खान को दबोच लिया। इस मामले में जांच और अन्य जरूरी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आखिरी खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की है, जहां जिले से 3 तलाक और हलाला का एक मामला सामने आया है। लड़की के अब्बा ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को ससुराल में नग्न कर पीटा गया। पीड़िता को दहेज के लिए भी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी गई। देखरेख के अभाव में पीड़िता के बच्चों की भी मौत हो गई। शनिवार 1 जून 2024 को पुलिस ने महिला के शौहर के साथ कुल 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि यह मामला पीलीभीत जिले के थाना क्षेत्र पूरनपुरा का है। शनिवार को यहां पीड़िता के अब्बा ने थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का निकाह 21 सितंबर 2017 को खुर्शीद खां से हुआ था। निकाह में खुर्शीद को दहेज में बाइक और अन्य घरेलू सामान दिए गए थे। निकाह के कुछ दिनों बाद ही दुल्हन पर घर से 4 पहिया वाहन लाने का दबाव बनाया गया। कार लाने का दबाव बनाया जाने लगा। कार के लिए पीड़िता को परेशान करने वालों में शौहर खुर्शीद के अलावा जेठ खुशनुद, ससुर फरमूद, ननद तरसुम और तबस्सुम के साथ नंदोई मन्ना भी शामिल है। प्रताड़ना के इसी दौर में पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया। ससुराल में देखभाल न होने की वजह से बच्चा कुछ दिनों में बीमार हुआ और बाद में उसकी मौत हो गई। बीमार बच्चे के इलाज का भी खर्च लड़की के अब्बा ने उठाया। कुछ दिनों के बाद खुर्शीद ने पीड़िता को 3 तलाक देकर घर से बेदखल कर दिया। पीड़िता की प्रताड़ना यहीं खत्म नहीं हुई। 3 तलाक देने के बाद उसके ससुराल वालों ने पीड़िता का किसी अज्ञात व्यक्ति से हलाला करवा दिया। हलाला के बाद पीड़िता से खुर्शीद ने फिर निकाह किया और दहेज के लिए फिर से प्रताड़ना देने लगा। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि 27 मई 2024 को खुर्शीद, खुशनुद, फरमूद, तरनुम, तबस्सुम और मन्ना ने पीड़िता को नग्न कर बेरहमी से पीटा। पीड़िता का गला दबाकर मार डालने की कोशिश भी की गई। जैसे तैसे महिला ने अपने आप को बचाया। बाद में खुर्शीद ने एक बार फिर से पीड़िता को 3 तलाक दे दिया और पुराने कपड़े पहनाकर घर से भगा दिया। इस दौरान सभी आरोपियों द्वारा पीड़िता को कहीं भी मुंह खोलने या शिकायत करने पर जान से मार डालने की धमकी दी गई। अपनी शिकायत में पीड़िता के अब्बा ने सभी आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इन तहरीर पर खुर्शीद, खुशनुद, फरमूद, तरनुम, तबस्सुम और मन्ना को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज की है। इन सभी पर आईपीसी की धारा 498A, 323 और 506 के साथ दहेज प्रतिशोध अधिनियम के सेक्शन 3/4 और ट्रिपल तलाक एक्ट के साथ कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में सपा नेता इरफान सोलंकी, शरारती तत्व, एक जिहादी और एक परिवार फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।